खुद के एंटरटेनमेंट के लिए मैं कहानियां बनाता था और नौकरी की एक बार की छोड़ दी। मैंने कहा शायद जगह सही नहीं थी। दूसरी जगह गया, फिर वहां पर भी ऐसा लगा कि शायद ये जगह सही नहीं है। तीसरी बार मैं रियलाइज कर लिया कि शायद मैं ही सही नहीं हूँ नौकरी करने के लिए। मेरे जो वाकई आज दोस्त हैं वो मेरे बचपन के दोस्त नहीं है, वो स्कूल के दोस्त नहीं है। वो मुझे जिंदगी के बहुत देर के बाद, मतलब 20-25 साल गुजरने के बाद मिल रहे हैं वो लोग। शुरुआती दौर में क्योंकि लोग चेहरे बदलते जा रहे थे ना, तो जो चेहरे थोड़े वक्त के लिए चिपक जाते थे ना, मैं उनको पकड़ के रखता था कि भाई तू छोड़कर मत जाना यार। इसने उस प्यार को पाने के लिए जो है दुनिया से लड़ाई कर रही। वो अपने आप को, कई बार तो हम अपने को भी नीचे गिरा लेते हैं कि भाई उसकी हाँ हो जाए। हमारे स्कूल में कुछ लड़के ऐसे थे जी जिनको प्रेम पहले से हो रखा होता था जी। वो बाद में लड़की ढूंढ रहे होते थे। कॉलेज में क्या होता है ना, आप एक लड़की को जाते हो देखते हो, आपको बड़ी सुंदर लगती है, आप अपने दोस्तों को कहते हो भाभी। मुझे एक ब्रेकअप के टाइम पर एक बहुत सुंदर चीज कोई और मिल जाएगी। ये तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है इस वाले से कि इट्स नॉट यू इट्स मी। किताब लिख दी, किताब लिखने के थोड़े वक्त बाद ही मुझे ऐसा लगना चाहिए ना कि यार किताब लिखना एक फुलफिलमेंट का प्रोसेस है, मैं क्यों नहीं इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। एंजॉयमेंट आपका पहले लिखना होना चाहिए था। लिखना एंजॉय कर लिया, वाह बहुत खूबसूरत काम। फिर उसको बेचने में एंजॉय करो कि यार लोग खरीद रहे। जीवन में सारा गोलमाल बस इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि मुझे एक्टिंग का कीड़ा है कि आई एम द मीडियम ऑफ स्टोरीज एंड एवरी स्टोरी टेल्स यू कि वो किताब पे अच्छी लगेगी, वो स्टेज पर अच्छी लगेगी या वो फिल्म में अच्छी लगेगी। रिश्ता खत्म होने के बाद भी ना आप कुछ पेंटिंग्स रखते हो रिश्ते के बारे में अपने अंदर, जो आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर ना कोई तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए। कि हर रिश्ता अपनी खूबसूरती है अपने आप में। नए शहर को जानने के कुछ नुस्खे होते हैं जी, लेकिन मैंने कभी किसी अमीर लड़की को किसी मिडिल क्लास के लड़के के लिए घर छोड़ते नहीं देखा। लड़कों ने भले छोड़ दिया। बट ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि प्रेम को पैसे की जरूरत लगती है। आप ट्रोल होंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिंदगी में कभी कभी एक मुलाकात काफ़ी होती है किसी को ठीक से पहचानने और हमेशा याद रखने के लिए। कभी कभी मुलाकातें बढ़ानी पड़ जाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण के हिंदी है हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में मैं एक लेखक से बात करने जा रहा हूं जिनसे मेरी एक मुलाकात हुई है, पर उनकी कहानी जो है वो है 3 मुलाकातें। 3 मुलाकातों के साथ इसमें और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। लेखक का नाम है याह्या बूटवाला। जब आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग उनको पहचान जाएंगे। 2017 में उनकी एक कविता बहुत वायरल हुई थी स्पोकन वर्ड फेस्ट के थ्रू, शायद वो प्यार नहीं। और उसके बाद भी इनके बहुत सारे वीडियोस जो हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा है। कम से कम मैं भी वहीं से उनको पहचानता हूं। और कल जब मैं उनसे मिला तो मुझे मिलने के बाद जो है और मज़ा आया कि आदमी जैसा स्क्रीन पे दिखता है वैसा ही सामने भी दिख रहा है। तो यह आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर यार। और बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन आपने बनाया है। थैंक यू। तो आप तो फिल्मों में भी रहे, नौकरी भी की, बहुत सारी चीजें हुई। आपका बचपन जो है वो दुबई, मतलब बहुत सारी चीजें थी। जब मैं पढ़ने लगा तो मैंने कहा ये सारा बताने लगूंगा तो मुझे 15 मिनट उसमें लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। तो बचपन ऐसा रहा कि मम्मी पापा का जो काम था वो उन्हें दुबई ले गया था एक वक्त में, दुबई और मस्कट में। तो उसके चक्कर में मैं भी उनके साथ घूमता रहा क्योंकि हम छोटे थे। तो हमने विदेश भी ऐसे ही देख लिया। और इसके चक्कर में क्या हुआ कि हमने स्कूल बहुत बदले, तो कहीं पर पक्की दोस्तियां नहीं बन पाई। कि जैसे लोग कहते हैं ना मेरे स्कूल के दोस्त थे, इनके साथ बड़े हुए हम 3री-4थी कक्षा के। तो मेरे 3री-4थी कक्षा के कौन से दोस्त थे मुझे याद ही नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं इसलिए खुद के एंटरटेनमेंट के लिए मैं कहानियां बनाता था और शायद वहां से मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा कहानियां बनाने में मुझे मजा आता है। फिर नौकरी की एक बार की छोड़ दी। मैंने कहा शायद जगह सही नहीं थी। दूसरी जगह गया, फिर वहां पर भी ऐसा लगा कि शायद ये जगह सही नहीं है। तीसरी बार मैं रियलाइज कर लिया कि शायद मैं ही सही नहीं हूँ नौकरी करने के लिए। और फिर थिएटर का थोड़ा बैकग्राउंड रहा कॉलेज में। बहुत नाटक करते थे स्टेज के ऊपर। तो वहां से लोगों से बात करने की एक जो तरीका है वो वहां से सीखा था हमने कि कैसे रहना है, बातचीत कैसे करनी है। तो वो चाह थी। उसके बाद हम एक ओपन माइक में पहुंच गए क्योंकि बेरोजगारी तो चल ही रही थी जीवन के अंदर। हमने कहा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हम एक ओपन माइक में चले गए। और ओपन माइक में हुआ ये कि
जाते थे तो एक फ्री का स्टेज मिल जाता था, फ्री की ऑडियंस मिल जाती थी। हमने कहा यही चाहिए जीवन के अंदर, तो उसके लिए बस कुछ लिख कर लाना है। तो मैं कॉलेज में डायलॉग्स भी लिखता था बहुत प्लेस के लिए। तो डायलॉग्स को धीरे धीरे कविताओं में कन्वर्ट करते करते फिर मैं रियलाइज किया कि अच्छा ऑडियंस को भी मजा आ रहा है, और फिर काफी लंबे वक्त तक मैंने स्पोकन वर्ड ही किया है और अभी भी कर रहा हूँ। अरे वाह। अच्छा, एक चीज आपकी भूमिका में भी आपने लिखी, आपने बताया भी बचपन के दोस्तों के बारे में जी। और कविता कहानी में बचपन के दोस्त जो है ना उनको बहुत अच्छे सुंदर तरीके से दिखाया जाता है। जी। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं तो खैर एक ही स्कूल में पढ़ा, तो मेरे तो बहुत सारे उस तरह के मित्र हैं, लेकिन मेरे जो वाकई आज दोस्त हैं वो मेरे बचपन के दोस्त नहीं है, तो स्कूल के दोस्त नहीं है। वो मुझे जिंदगी के बहुत देर के बाद, मतलब 20-25 साल गुजरने के बाद मिल रहे हैं वो लोग, जिनसे मेरी दोस्ती लंबी है स्कूल के भी दोस्त हैं, लेकिन मेरी अगर फर्स्ट रिकॉल जिसको कहते हैं ना, तो मेरे को स्कूल का दोस्त याद नहीं आता है। अच्छा। तो ये आपके साथ, आप चूंकि घूमते रहे इसलिए नहीं बने, और मेरे साथ हैं, जब मैं ये बात कईयों को कहता हूँ तो बहुत से लोग फिर सेम कहते हैं कि हाँ यार हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं लगता कि बचपन की दोस्ती को हमने बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया है, या वाकई बचपन की दोस्ती जरूरी है? ये दोनों ही चीजें हैं। क्या वाकई जरूरी है वो बचपन की दोस्ती? मुझे लगता है दोस्ती बहुत जरूरी है, फिर वो जिंदगी कोई भी मुकाम पर हो जाए। मेरे जीवन के अंदर ना बहुत अलग अलग किस्म के दोस्त बने कि स्कूल के 7वीं से लेके 10वीं तक मैंने एक जगह से स्कूल की, तो वहाँ के कुछ दोस्त आज भी साथ में, कॉलेज के दोस्त है। और मेरा दोस्ती में हमेशा ये रहा है, क्योंकि बचपन मतलब शुरुआती दौर में क्योंकि लोग चेहरे बदलते जा रहे थे ना, तो जो चेहरे थोड़े वक्त के लिए चिपक जाते थे ना, मैं उनको पकड़ के रखता था कि भाई तू छोड़कर मत जाना यार। वो ऐसा रहता है, क्योंकि दोस्ती एक लौती ऐसी चीज है, मुझे जो रियलाइज हुआ है वक्त के साथ, कि दुनिया ना बहुत हार्श है। ठीक है, जब आपके साथ और 4-5 लोग होते हैं आपके जीवन के अंदर, दोस्त होते हैं, तो उनके साथ क्या फायदा हो जाता है ना, कि आप और इजीली लड़ पाते हो दुनिया से। कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया हावी होने लगती है, तो आप 4 दोस्तों के साथ चाय पी लेते हो, एक दोस्त के साथ कहीं घूम कर आते हो, तो आपको ऐसा लगता है अब मैं तैयार हूँ वापस दुनिया से लड़ने के लिए। जहां तक आप कह रहे हैं बचपन के, मतलब ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जो बहुत पक्की दोस्ती होती है वो शायद कहीं और होती है। और वो इसलिए होती है कि आप जिन दोस्तों के साथ ज्यादा घूमते फिरते हो, जिनके साथ आप अपने हाले दिल को ज्यादा शेयर कर पाते हो ना, वो ज्यादा आपके नजदीक रह पाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्त कोई भी एज ग्रुप पर आपको मिलता है वो ठीक है, बट बहुत जरूरी है कि टिके रहो उस इंसान के साथ। ये वो टिके रहने की बात पे मैं, चूंकि बात वो आ गई तो मैं किताब पे पहले बाद में आता, पर किताब पे आता हूँ जी। इसमें प्रेम कहानियां हैं, सारी तो नहीं, कुछ प्रेम कहानियां हैं, और उसमें कहीं रिश्ते बन रहे हैं और कहीं बिगड़ रहे हैं जी। तो एक इसकी जो मेन कहानी है 3 मुलाकातें, जो उस कहानी का जिक्र ही करते हैं। उस कहानी में 3 मुलाकातों के बाद एक रिश्ता पूरा बदलता है। किस तरह बदलता है ये इसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन कई बार एक मुलाकात में आपको प्यार हो गया, कई बार 3 मुलाकात में होगा, कई बार किसी और 5 में होगा। ऐसा हमने हमेशा देखा कि जिंदगी में लोगों को प्यार हुआ, जब उनकी प्रेम कहानियां आप सुनते हैं तो बड़ा, मतलब लड़का होकर मुंह से निकलता है ना, ऐसी फीलिंग आती है कि यार कितना प्यारा है ये कहानी है। लेकिन वही 10 साल के बाद 100 का सिर पीट रहे होते हैं, अलग हो चुके होते हैं। कुछ कहानियां अच्छी भी जाती हैं। तो मुझे अक्सर ये सवाल मेरे मन में आता है, तो मुझे लगता है जब मैं राइटर्स के साथ ही बात करता होता हूँ तो उनसे भी समझने की कोशिश करूँ, ऐसा क्या होता है कि वो मोमेंट जो इतना खूबसूरत है, जिसने उस प्यार को पाने के लिए जो है दुनिया से लड़ाई कर ली, वो अपने आप को, कई बार तो हम अपने को भी नीचे गिरा लेते हैं कि भाई उसकी हाँ हो जाए। ये सब करने के बाद वही जब आप साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसको पाने के लिए लड़ते हैं, वहां से टूटते चले जाते हैं। आपकी उन कहानियों में कुछ में लोग मिल रहे हैं और कुछ में टूट भी रहे हैं जी। तो दोनों ही चीजें वहां पे आ रही हैं। तो एक चीज जो मैं जीवन में थोड़ा समझाऊं ना, क्योंकि मैं मुंबई से था, जैसे दूसरे लोग शहर में आते हैं तो उनके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, उनमें शहर में टिकने की रहती है। क्योंकि मैं पहले से शहर में टिका हुआ था, तो मैंने अपने दूसरे स्ट्रगल चुने जो कि प्रेम थे। और मैं अपने रिश्तों के दौरान एक चीज समझाऊं कि प्रेम एक इमोशन है, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे आपको बचपन में कोई चॉकलेट दे देता, कोई भी दे देता, आप खुश हो जाते थे। इमोशन है, बहुत जल्दी आपके अंदर वो आ जाता है। रिश्ता जो है ना, उस पर काम करने की बहुत जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है प्रेम जैसा और प्रेम, तो प्रेम जैसा ये है कि मुझे वो इंसान पसंद आ गया, आप एक सपना देखने लगते हो कि उस इंसान के साथ जब मैं रहने लगूंगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, हम एक मकान बनाएंगे, ये सारे सपने होते हैं, है ना। जब आप इंसान के साथ रहने लगते हो
तो आप रियलाइज करते हो कि उसको आपके बारे में कुछ चीजें नहीं पसंद है, आपको उसके बारे में कुछ चीजें नहीं पसंद है, और कोशिश करना कि यार ये चीजें हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं, वहां पर रिश्ते की शुरुआत होती है। अब कई बार रिश्ते की शुरुआत शादी के बाद होती है, तो लोग मतलब ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हम ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और कॉम्प्रोमाइज फ्रस्ट्रेशन में बनते जाता है। अगर आप रिश्ते की शुरुआत शादी के पहले होती है ना, तो इंसान थोड़ा समझने लगता है कि नहीं यार तुम ठीक करने की कोशिश तो करो, और कुछ चीजें होती है जो आप नहीं सहन कर सकते, तो उसकी वजह से रिश्ते खत्म होते हैं। और हमें बस वो समझने की जरूरत है कि रिश्ते में मेहनत है। प्रेम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, आज दिल टूटता है, 4 दिन बाद आपको किसी और से प्रेम हो सकता है, पर जब आप उसके साथ रिश्ता कायम करोगे, वहां पर मेहनत लगती है, और वो मेहनत हर रोज करनी पड़ती है। तो वो है। हमारे स्कूल में कुछ लड़के ऐसे थे जी जिनको प्रेम पहले से हो रखा होता था जी। वो बाद में लड़की ढूंढ रहे होते थे कि यार एक लड़की बताओ जिससे प्यार करूं मैं। सर मैं आपको बताऊं, एक हमारे देश के लड़कों ना हमारे देश के लड़के ना एक डिल्यूजनल रिलेशनशिप में जी रहे होते हैं। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, आप एक लड़की को जाते हो, देखते हो, आपको बड़ी सुंदर लगती है, आप अपने दोस्तों को कहते हो भाभी है, दिखती है भाभी, ठीक है। और फिर अब आप एक जिंदगी जीना शुरू कर लेते हो उस इंसान के साथ, और उस इंसान को पता भी नहीं, उस इंसान को आपका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, आप बस उसके साथ एक ख्वाब बना चुके हो, ठीक है। एक दिन आप देखते हो कि वो लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है, उस दिन आपके डिल्यूजनल रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी हो जाता है, उस दिन आप आतिफ असलम को सुनना भी शुरू कर देते हो, और आप रोने भी लग जाते हो। तो ये एक जो पूरी जर्नी है जो आप अकेले कर लेते हो बिना उस इंसान के, ये हमारे देश में बहुत बढ़िया होता है। एक बहुत अच्छा सा रील अभी मैंने रिसेंट देखी थी, उसमें 2 लड़कियां ऐसे खड़ी है, एक एक्सरसाइज कर रही है और एक फोन चेक कर रही है। पीछे से एक लड़का आया और एक लड़की से कह रहा है कि जब से तुम जिम में आई हो मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और जो एक्सरसाइज कर रही है दूसरी साइड, वो सुन रही है और कहती है सच्ची, लड़का घूम गया। हाँ तो ये हमारे आगे लड़कों क्या। तो इस तरह का प्रेम आपको कितनी बार हुआ है? ऊपर वाले की दया से डिल्यूजनल रिलेशनशिप में तो बहुत कम रहे हम। अच्छा। हाँ, स्कूल में एकाध हो गया था वैसा, जब ख्वाब बहुत बांध लिए थे, और ख्वाबों का बोझ क्या होता है ना, फिर ऐसा लगता है कि अब मैं इससे पूछ लूंगा ये हाँ या ना ही कहेगी, पर ये हाँ भी कहेगी तो ख्वाब जितना खूबसूरत रिश्ता तो नहीं बनने वाला है ना। तो आप उस प्रेशर में ही आप दूर से ही निहारते रहते हो, आप अपने ख्वाबों में जीते रहते हो। पर मेरे जितने भी रिश्ते रहे जीवन के अंदर, हमेशा वो उस इंसान के साथ रहे, और फिर उस इंसान ने कहा है कि देखो हम नहीं है सही। मुझे एक ब्रेकअप के टाइम पर एक बहुत सुंदर चीज, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। ये तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है इस वाले से कि इट्स नॉट यू इट्स मी। मैं कहा ये कैसे आप कह सकते हो? अगर आप में आपको खामियां दिख रही है तो उस पर काम करो ना। अगर सामने वाले की कोई तकलीफ होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी जिम्मेदारी आप समझो ना कि अगर आपको किसी चीज पर काम करना है, ये सामने वाले को खुश कर दिया, अरे आप बहुत अच्छे हो, मैं ही ठीक हूँ। हाँ। मैं अरे ये 6 साल बाद कैसे रियलाइज होता है? एक कहानी इसमें है बड़ी प्यारी, उसकी एक लाइन मुझे हिट कर गई थी, मैं बाद में बताऊंगा उसको जी। पता नहीं, ये पहली कहानी है जी। मानिक और स्नेहा की कहानी है, ब्रेकअप की कहानी। चलो एक कहानी का तो हम बता देते हैं ना, लोग ज्यादा ही लोग ऐसे सस्पेंस थ्रिलर की तरह बातें कर रहे हैं। इसमें मानिक ने एक सवाल पूछा था स्नेहा से कि हम दोनों के बीच में तीसरे की जगह कब बन गई। और ये जब सवाल पूछा गया तो मैं अपने या अपने दोस्तों के किसी या जितना भी हम देखते हैं, मैं उन सब रिलेशंस को ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। उन जगहों पर जहां ब्रेकअप होने के बाद कोई तीसरा आया वो समझ में आता है मुझे, लेकिन वाकई कई ऐसे रिश्ते हुए जहां तीसरा बीच में आ गया और पहला रिश्ता ढोया जा रहा, चल नहीं रहा था, वो ढोया जा रहा था, और ये इंतजार हो रहा था कि कब एक जना उस तीसरे के बारे में बात करे कि कैसे, और प्राय वो लड़का ही होता था कि ये तीसरा कैसे आ गया उसमें। बिल्कुल हाँ। और तब जो है वो लड़की भी बोल रही है कि नहीं अब खत्म हो गया। तो ये तीसरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि तीसरा एक रिश्ते में रहते हुए जब हमें पता है रिश्ता खराब हो रहा है तब तीसरा कैसे घुसता है? या कई बार ऐसा होता है रिश्ता ठीक था और तीसरे की एंट्री एज अ फ्रेंड या एज अ नॉन कैसे भी होती है और फिर रिश्ता खराब होना शुरू होता है। बिल्कुल, मेरा एक पर्सनल रहा है इस इंसिडेंट के साथ, मतलब ऐसा ही रहा है। और मैं एक चीज समझाऊं कि जैसे लड़के इस बात से जानते कि दूसरे लड़के का इंटेंशन क्या है और वो कई बार समझाने की कोशिश करते हैं,
जिसे इनसिक्योरिटी माना जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे लड़कियां कहती है ना कि हमें भी उस लड़की का इंटेंशन पता है। कई बार आपको अपने बॉयफ्रेंड या अपने पार्टनर के ऊपर यकीन करना पड़ेगा जब वो कह रहा है कि उसे उसका इंटेंशन दिख रहा है सामने वाले का। ऐसा नहीं कि हम सारे दोस्तों के खिलाफ है, पर एक आध दोस्त हमें पता है कि कोशिश कर रहा है, और उसमें क्या होता है ना कि रिश्ता बिगड़ते जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि जब आपके बीच में कुछ खराब नहीं हुआ है और अचानक दरार आती है ना, वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप उसके पीछे समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं हमेशा अपने रिश्ते में यही कहता हूँ कि अगर कुछ गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर कुछ गलत हो ही नहीं रहा था और अचानक एक दिन उठकर एक तीसरा इंसान आ जाता है, तो आप पूछते हो कि यार ये स्पेस बनी कैसे। कोई ना कोई तकलीफ होगी आपके दिल के अंदर, आपने बताई क्यों नहीं। रिश्ता पहले वहीं पर हार गया कि कम्युनिकेशन ही खत्म हो चुका था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि है ना रिश्ता कहीं पर जा रहा है, आप नाखुश हो और आप अभी इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो, तो पहले रिश्ता तोड़ो, फिर किसी इंसान के साथ जोड़ो। क्योंकि वो इंसान पहले आ जाता है ना, उसका बोझ बहुत ज्यादा है। वो रिश्ते टूटने से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो, आप खुद से बहुत सारे सवाल करने लगते हो कि यार मैं कितना बुरा इंसान हो सकता हूँ कि उसने मुझे अपनी बात बताना भी सही नहीं समझा। तो हाँ। अच्छा, कई जगहों पे आप घूमे हैं, दूसरे देशों में रहे, कौन सी जगह ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है? मेरे लिए इम्पैक्टफुल सबसे ज्यादा मुंबई रहा है। और अभी हम बीच में ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहां पर क्योंकि ये दोनों मुझे ऐसा लगता है, मुंबई और ऑस्ट्रेलिया में इतना अंतर है ना। मुंबई में मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं एक तेजी रफ्तार में बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने इर्द गिर्द हमेशा यही देखा है कि आप गिरे हो, आपको तुरंत उठना है और भागना है ना। चोट वोट लगी बाद में देख लेंगे उसका, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया, मैं देखा कि सब आराम कर रहे हैं, सब आराम से हो रहा है। जब आप देखते हो ना कि जिंदगी की वैल्यू कहीं पर है, तो आप खुद से सवाल करने लगते हो इस चीज के बारे में कि यार मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। मतलब दौड़ना गलत नहीं है, वजह समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी वजह सिर्फ ये है कि मैं कुछ पाना चाहता हूँ, ये पा लिया चलो अगली चीज पाना चाहता हूँ। कई बार हम लोगों को ये समझा ही नहीं पाते कि यार रुकने में भी अपना एक है ना, उसमें एक खूबसूरती है। कई बार रुक जाना चाहिए, कई बार एंजॉय करो, क्योंकि आप इतना सब अचीव कर लेते हो पर उसका कभी मजा नहीं ले पाते। वो 10 साल किसी चीज के लिए भाग दौड़ की, एक दिन उसकी पार्टी कर ली, दूसरे दिन उसके हैंगओवर में रहे, तीसरे दिन वापस किसी चीज के लिए भागने लग गए जो 5 साल बाद मिलेगी। जितना भागे हो उतना थोड़ा एंजॉय भी करो उस चीज को। एंजॉय करना भूल जा रहे हो। तो इसको अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट किया है? मैं तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। वो है ना, ज्ञान मिल जाता है, इम्प्लीमेंट बहुत बाद में होता है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने की। जैसे किताब लिख दी, किताब लिखने के थोड़े वक्त बाद ही मुझे ऐसा लगना चाहिए ना कि यार किताब लिखना एक फुलफिलमेंट का प्रोसेस है, मैं क्यों नहीं इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। किताब लिखने के बाद चलो जल्दी जल्दी पब्लिश करवाते, जल्दी जल्दी पब्लिश हो गई, चलो जल्दी जल्दी अब इसका हम मतलब इंस्टाग्राम पर ये सब जगह पर हम देखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स देखते हैं। एंजॉयमेंट आपका पहले लिखना होना चाहिए था। लिखना एंजॉय कर लिया, वाह बहुत खूबसूरत काम। फिर उसको बेचने में एंजॉय करो कि यार लोग खरीद रहे। जैसे कल हम जब वहां पर थे, साहित्य आज तक में मुझे सबसे खूबसूरत फीलिंग पता है क्या ही है कि मैं अपनी किताब पर साइन कर रहा हूँ। लोग कॉपी तो खरीद रहे पर मैं साइन कर पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, ये मैंने कुछ लिखा था सोचकर कि यार ये मेरी कहानी है, अब लोग ले रहे हैं ये इन किताबों को, और इस पर मतलब कहीं ना कहानियां, किताबें अमर रह जाती है और उसके साथ आपकी कहानियां भी। कितनी बड़ी फीलिंग है ये। करेक्ट, ये तो बहुत खूबसूरत है। रेडियो में काम किया जी, आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, फिर आपने स्पोकन वर्ड में किया, एक्टिंग भी किया आपने जी। ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ? और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक्टिंग की किताब लिखी, स्क्रिप्ट भी लिखी, सबसे ज्यादा किस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यार ये याह्या जो है वो ये है? सर मैं आपको सच बताऊं, जीवन में सारा गोलमाल बस इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि मुझे एक्टिंग का कीड़ा है। ओके। तो मुझे जीवन में बस एक्टिंग करनी थी। क्योंकि क्या हुआ ना, बचपन में मैं बहुत नाटक तो करता ही था, है ना। और ये जो फैमिली ट्रिप्स होती थी, पूरा परिवार जा रहा है तो उसके अंदर एंटरटेन करते थे, तो सब मजाक मजाक में ही सही शायद कहते थे या दिल से भी कहते हो क्या पता, पर हीरो बुलाते थे, तो मैंने तो मान लिया। अब बड़े होने के बाद कोई कैसे बदलेगा उस छवि को जो मैंने बचपन में पकड़ के रख लिया। तो मैं कहा हीरो क्या करता है, हीरो लार्जर देन लाइफ जिएगा ना, तो मैं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं नाटक करूंगा, मैं हीरो एक्टर बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टेज पर पहुंचे,
कॉलेज के अंदर जैसे नाटक ड्रामा सब शुरू हुआ, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई तुम 3rd ईयर में आना, 3rd ईयर में तुम्हें स्टेज मिलेगा। मैंने कहा ये कैसी बात हुई, और ये शायद प्रथा ही चली है कि 1st ईयर वाला हमेशा बैक स्टेज काम करता है, फिर 3rd ईयर तक उसको मौका मिलता है। मैं कहा नहीं 1st ईयर में ही आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर स्क्रिप्ट लिखी, बस क्योंकि हमें नाटक करना था, है ना, अभिनय करना था, तो स्क्रिप्ट लिखी, डायरेक्ट किया, और मेरे ही जैसे कुछ लोग थे जो वही सपना देख रहे थे, तो उनको पकड़कर मैंने कहा कि चलो हम एक नाटक बनाएंगे। तो ऐसे नाटक शुरू हुआ। फिर कॉलेज के बाहर निकले, एक्टिंग के सपने को थोड़ा जिंदा रखना था, और उसे जिंदा रखने के लिए थोड़े पैसे कमाने बहुत जरूरी है, क्योंकि घर पे भी जस्टिफिकेशन तो देना है ना अपने को। तो उसके लिए नौकरी करना शुरू किया। तो मैं नौकरी करता था, और फिर सैटरडे संडे को मैं ऑडिशंस देने जाता था। कई बार तो नौकरी के बीच में जाकर ऑडिशन देकर आता था, तो वो एक अलग जर्नी रही। फिर स्पोकन वर्ड हुआ। मैंने कहा ये एक वो जगह है जहाँ पर मेरा राइटर और मेरा एक्टर दोनों मिल पा रहे हैं, कि जो मैं लिख रहा हूँ वही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा खुल पा रहा हूँ एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट। तो फिर वहां पर थोड़ा और मजा आने लगा मुझे। वाह। हाँ। तो फिर किताब कहाँ से आई? मतलब वो एक पूरा एरिया अलग था, फिर हाँ। किताब लिखना, क्योंकि ये जो है किताब लिखना बड़ा ही अलग टाइप का प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और फिल्म जितनी जल्दी रिकॉग्निशन देती है बुक उतनी जल्दी शायद नहीं देती जी। वो टाइम लगेगी, वो धीरे धीरे होगा, पाठक पढ़ेंगे। अब कल इतने लोगों ने खरीदी, वो पढ़ेंगे, महीने भर के बाद आपको रिव्यूज आएंगे। हाँ, और वो भी 100 ने खरीदी है कल, तो उसमें से 10 ही देंगे रिव्यू। तो वो धीरे 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 वो बढ़ेगा, तो वो टाइम लेता है। तो इस सपने के साथ ही किताब कहाँ से आई बीच में? तो मैं जब कुछ कहानियां लिख रहा था, शुरुआत की 2-3 कहानियां जो मैंने लिखी थी, पता नहीं 3 मुलाकातें, ये स्टार्टिंग की 2-3 कहानियां थी मेरी। और ये लिखने के बाद मैंने कहा कि यार ये कहानियां है ना, सुनाने वाली कहानियां नहीं, कि मैं स्टेज पर इसका अभिनय नहीं कर सकता, ये पढ़ने में बड़ी खूबसूरत लगेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी अपना माध्यम लेकर आती है। आप बस, मतलब मैं ये नहीं कहता आई एम द क्रिएटर ऑफ स्टोरीज, वो थोड़ा हमें भी हम्बल रहना है ना जीवन में। तो मैं खुद को हमेशा यही समझाता हूँ कि आई एम द मीडियम ऑफ स्टोरीज, एंड एवरी स्टोरी टेल्स यू कि वो किताब पे अच्छी लगेगी, वो स्टेज पर अच्छी लगेगी, या वो फिल्म में अच्छी लगेगी। और आप उसके साथ बिल्कुल वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं किताब की कहानी मैं स्टेज पर करूंगा, स्टेज की कहानी मैं सिनेमा में करूंगा। आपको उसे फ्लो होने देना है, और बनते बनते फिर वो एक खूबसूरत आकार लेते, और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, इसलिए ये किताब के लिए बनी थी। तो जब मुझे 10-12 कहानियां मिल गई, तो मैंने कहा अब किताब है ये। अच्छा, इसी में जिस कहानी की हमने बात की, मानिक और स्नेहा जहाँ तीसरे कहानी की बात होती है, उसमें एक लाइन थी, और वो लाइन थी कि मानिक जो है उसको स्नेहा बालकनी से बाय किया करती है, और अब जिंदगी में जब कोई तीसरा आ गया है तो मानिक का सवाल है कि क्या तुम उसे भी बालकनी में जाके बाय करती हो? यहाँ तक ठीक था, पर जवाब जो था बहुत सिंपल सा जवाब था, पर वो जवाब हिट कर गया। जवाब ये था कि अब मैं किसी को बालकनी में जाके बाय नहीं करती। और वो एक लाइन पढ़ते ही ना मुझे मतलब लगा कि किसी ने मारा है ठक से यहाँ पे। और वो इतनी खूबसूरती से, साधारण सी लाइन, लेकिन वो सारे इमोशन उतनी सी लाइन के अंदर निकल के आते हैं। आप मतलब उस कैरेक्टर को पूरी तरह से सोच पाते हैं। तो ये जो निकला, ये कोई एक्सपीरियंस है, या फिर ये कैरेक्टर को इस तरह से बिल्ड करते हुए ये बना कैसे इतना खूबसूरत कि वो सिर्फ एक, और देखा जब पढ़ा जाए तो सिंपल लाइन हो, लेकिन वो बहुत डीप थी, उसके अंदर सब कुछ आ गया था। थैंक यू। मेरे लिए ऐसा था ना कि एक बार क्या हुआ था कि मैं एक पुराने रिश्ते की अगर एक एग्जांपल दूं, तो हमारा एक स्पॉट था बैठने का मरीन्स के पास, ठीक है, वो ब्रिज जहां पर खत्म होता है हम वहीं पर बैठते थे। तो जब रिश्ता खत्म हो गया था, एक दिन मैंने उसे वहीं पर देखा किसी और के साथ, और 2 मिनट के लिए मुझे लगा यार ये तो गलत है। पर मैंने फिर खुद को पूछा क्यों गलत लग रहा है मुझे। रिश्ता खत्म हो चुका है, मैं आगे बढ़ चुका, वो आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई वैसी बात भी नहीं हो रही अब, पर मुझे सिर्फ वो क्यों बुरा लग रहा है, वो क्यों मुझे हर्ट किया। तो फिर मैं उसके अंदर डीप डाइव किया, और मुझे समझ में आया कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी ना आप कुछ पेंटिंग्स रखते हो रिश्ते के बारे में अपने अंदर, जो आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर ना कोई तीसरे की जगह नहीं होनी चाहिए। ये बस मेरे लिए खूबसूरत था एज अ मेमोरी। वहां पर जैसे कोई तीसरा आता है ना, वो छवि, वो चित्र बिगड़ जाता है। तो उसी के बारे में था, और मुझे ऐसा लगता है हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोमेंट है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ रेप्लिकेट भी नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि जिस इंसान के साथ उसने वो चित्र बनाया था, वो चित्र वैसा का वैसा ही रहे।
जो मुझे लगता है बहुत बड़ा बोझ है दोनों इंसानों पर हाँ, पर वो वैसा ही रहना चाहिए। वैसा ही। मेरा मानना है कि कुछ चीजें किसी के लिए रह जानी चाहिए, आप चाहे किसी भी रिश्ते में चले जाइए। लेकिन दोबारा अगर प्यार होता है तो क्या वो वार्मथ आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रेम में जब आपका जो नया इंसान आ रहा है रिश्ते में, तो प्रेम खूबसूरत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इंसान अपना कुछ अलग लेकर आ रहा है ना। तो वो एक अलग स्वाद है रिश्ते को जो आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, वो कभी नहीं चखा होगा आपने उस रिश्ते में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ता अपनी खूबसूरती है अपने आप में। आप उसको अगर पुराने रिश्ते के साथ कंपेयर करते रह गए कि अरे तब ऐसा होता था अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना आप फंस जाओगे। क्योंकि आप एक इंसान को, एक बहुत ही अलग यूनिक इंसान को एक दूसरे यूनिक इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो जो आपके साइड पर बहुत गलत है। तो जब तक एक प्रेम से आप पूरा डिटैच नहीं हो जाते तब तक कोई फायदा नहीं है किसी नए इंसान के साथ एक रिश्ता बनाने का। क्योंकि आपको उस इंसान को बिल्कुल वैसे देखना चाहिए कि वो नया क्या ला रहा है और उसके साथ आपको कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट आपने इसमें किया है जी। दूसरी कहानी शुरू होती पहले खत जी। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि खत जो है, ऋषभ और सोनल दो कैरेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के से खत के माध्यम से अपने अपने इमोशन बता रहे हैं। आप उस कहानी को खत के माध्यम से देखते हैं और अचानक वो बीच में खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि यार क्या हो गया, एडिटिंग की गलती हो गई या राइटर आगे भूल गया? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो होगा बाद में देखेंगे, कहेंगे कि पब्लिशर को गड़बड़ हो गई है। फिर एक कहानी मैंने पढ़ी, फिर देखा दूसरे खत, तो ऋषभ और सोनल फिर से कहानी में आते हैं, फिर वो कहानी बीच में खत्म होती है। तो अब तो मुझे इंतजार हो गया कि अब तीसरा खत कब आने वाला है जी। और तीसरा खत आता है और जिस तरीके से खत्म होता है फुलफिलिंग था कि हाँ अच्छे नोट पे खत्म हुआ ये। लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि अगर ऐसे खत है तो एक साथ ही है, वो एक कहानी है। हाँ। आपने 6 खत लिखे और उसमें कहानी खत्म हुई। लेकिन ये आपने पहला खत लिखा, फिर दूसरी कहानी आ गई, फिर उसके बाद ब्रेक दिया, फिर दूसरा खत आता है, फिर कहानी आती है 2, बिल्कुल। फिर 2 कहानी के बाद तीसरा खत आता है। तो मैं एज अ रीडर तो मुझे लगा कि हाँ वो एक चीज है कि जैसे दूसरा खत आते मुझे समझ में आ गया हो क्या रहा है, तो आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड वन। स्टिल ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं ब्रेक करता है, या जैसा मुझे पहला खत के बाद लगा कि अरे ये क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक सोचा समझा फैसला था मेरे साइड से, जिसे एडिटर ने साहब ने भी बहुत एक बढ़िया ट्विस्ट दिया फिर उसकी तरफ। बट मेरा जो थॉट ये था कि ये जो तीनों खत है ये वक्त में अलग अलग टाइम पर लिखे गए। कि जैसे हम मान सकते हैं कि पहला खत लिखा गया है 2003 में, ऋषभ और सोनल के बीच में जो 3 खत शेयर हुए तो वो 2003 में हुए। उसके बाद 2 साल बाद जिंदगी थोड़ी बदली और फिर दूसरे खत की बात आती है। तो मैं चाहता हूं कि वो इंतजार एक तरीके से रीडर भी करे, क्योंकि उसे लगना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। और फिर दूसरे खत के बाद आपको और ऐसा हो जाता है कि यार अब तीसरे खत में क्या होगा, तो उसके अंदर इंतजार और लंबा हो जा रहा है। तो इसलिए वो 3-4 कहानियों के बाद आता है वो। तो मैं चाह रहा हूं कि रीडर इंतजार करे, क्योंकि तब उसको कैरेक्टर की तरफ फील आएगी। वो चाहे ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या सोनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, पर उसको देखना है कि इनकी जर्नी क्या है वक्त के साथ। तो वो वक्त डालने के लिए मैंने बीच में कहानी डाली है। बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट था ये, मैं आपको बताऊं पढ़ के मजा आएगा। जो आपने कोशिश की थी वो कोशिश एक्चुअली कामयाब हुई। पहले में तो समझ नहीं आया था कि आगे ये होने वाला है, लेकिन जैसे ही दूसरा खत आया तब समझ में आया कि अरे अब ये कुछ मजेदार हो रहा है, और उसका इंतजार हुआ। तो ये बड़ा सफल रहा। सो इसी में कहानी कश्मीर में एक लाइन है, नए शहर को जानने के कुछ नुस्खे होते हैं जी। अब आप इतने शहरों में, इतने देशों में घूम चुके, आपके नुस्खे क्या है? मैं टैक्सी वालों और रिक्शा वालों के साथ बहुत बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ आज का तो आपके सब बता ही दीजिए। मुंबई वाले, दिल्ली वालों को वैसे बहुत कहते हैं। इन्होंने कहा कि मेरा बड़ा अच्छा टैक्सी वाला मिला, मैं थोड़ा डर गया क्योंकि गलत आदमी मिल गया है। क्या अच्छा कैसे था वो, बताइए जरा प्लीज। तो आज जो हमें टैक्सी में लेकर आए भाई साहब, तो हम बैठे और मतलब आम तौर पे ये आदत नहीं रही कि हम कहते कि एसी ऑन कीजिए, क्योंकि वो तो पहले से ही शुरू कर देते। तो मैंने कहा कि एसी ऑन कर दीजिएगा, तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं। मैं कहा अरे ये कुछ नया हो गया। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं हवा आ रही है ना। मैं कहा नहीं, बट इंसान ओला उबर ये सब क्यों कर रहा है? ताकि वो आराम से जा सके, उसे एसी की हवा खानी है, ठीक है। तो फिर हमारी एक थोड़ी सी बहस होने लगी और मैंने कहा कि वो कह रहे हवा तो अच्छी है ना। मैं कहा नहीं हवा नहीं है अच्छी, वही मैं समझा रहा हूँ आपको।
तो वो कहता है मैं तो 8 साल से यहाँ पर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं कहा यही है कि आप बदलाव तब लाओगे ना जब बदलाव की जरूरत महसूस होगी लोगों को। तो थोड़ा ऐसे बातचीत करके मैंने कहा कि प्लीज भाई खिड़की ऊपर कर दो, और फिर उन्होंने एक बहुत बेहतरीन बात की। उन्होंने कहा तो आप समाज में घूमते फिरते कैसे हो? तो मैं कहा मैं मास्क लगा के घूमता हूँ यार। तो वो कहते तो यहाँ पे भी मास्क लगा लो। मैं कहा ये कैसे हम आर्ग्यू करने लग गए इस बारे में। तो ये एक नुस्खा था इस शहर को जानने का, बाकी नुस्खे क्या है आपके? मैं टैक्सी और रिक्शा वालों से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका सबसे यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है जीवन के अंदर। वो आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। आप किसी और से भी पूछोगे ना तो कोई रोमांटिसाइज करता है, कोई अपने स्ट्रगल के बारे में बताता है। रिक्शा वाला और टैक्सी वाला आपको कहानियां सुनाते कि पीछे बैठे बैठे लोगों ने क्या किया है, फिर उनके जीवन में क्या क्या बीती है, क्यों वो इस शहर में है, क्या वो शहर से भागना चाहते हैं या नहीं, इस शहर में ही रहना चाहते हैं, उन्हें उनका गांव क्यों पसंद नहीं आता। ये सारी बातें करने में बहुत मजा आता है। आपको बस है ना, और मैंने एक चीज समझी है, उनको बात करनी है। उनको बात करने वाले मिलते नहीं, क्योंकि आप समझो पूरे दिन वो गाड़ी चला रहा है ना, कोई उसमें उनसे 4 सवाल पूछ लेता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपना जीवन बहुत खुशी खुशी सुनाते। तो ये मुझे अच्छा लगता है। वाह। अच्छा, आखिर की तरफ आते हैं। एक चिट्ठी में एक और चीज थी जो मुझे लगा कि बड़ा, जिसमें कैरेक्टर ये कह रहा है कि पैसा जिंदगी नहीं प्रेम है जी, और प्रेम करते करते थोड़ा पैसा कमा लेना चाहिए। फिलोसॉफिकली बहुत अच्छी लाइन है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये मेरा अनुभव है, मेरा गलत हो सकता है, कि बिना पैसे प्रेम भी नहीं चलता। बिल्कुल। और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी अमीर घर की लड़की ने, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये न माना जाए कि ये 2 पुरुष बैठ के औरतों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी अमीर लड़की को किसी मिडिल क्लास के लड़के के लिए घर छोड़ते नहीं देखा। लड़कों ने भले छोड़ दिया। आप मुझसे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं। नहीं तो वो लाइन भी आप देखिए कहाँ पे बोली गई है। लड़का बस कॉलेज के बाहर निकला है जी। कॉलेज के बाहर जैसे आप निकलते हो ना, आपको ऐसा लगता है दुनिया आसान है। अगर आप कॉलेज के हीरो रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है दुनिया भी आपको हीरो की नजरों से ही देखेगी। और मैंने ये समझा है कि लड़कियां बहुत जल्दी रियलिस्टिकली दुनिया को देखने लग जाती है कि हाँ, माना बचपन में फेरी टेल्स उनके पास भी है, उन्होंने भी देखी है, उनको भी राजकुमार चाहिए, बट उन्होंने दुनिया इतनी समझ ली है ना कि वो कह रहे हैं राजकुमार नहीं, बस राजकुमार जैसा थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आप ये बात कर रहे हैं ना, ये सही बात है, क्योंकि क्या है ना कि कई लड़कियों ने अपनी माओ को देखा है ना। जैसे लड़के अपने पिता को देखते हैं, पिता को देखकर ये कहते हैं कि यार बाप ने इतनी मेहनत की है, हमें भी उतनी ही करनी चाहिए। This is a good point. बेटी ने माँ का संघर्ष देखा है। बेटी ने देखा है कि यार माँ अपनी इच्छाएं मार मार के कैसे घर चला रही है, सब कुछ कैसे कर रही है, जो पिता ने भी किया है। पर पिता को हम बहुत इंस्पिरेशनल तरीके से बेटे मानते हैं और पिता से बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि बेटियां भी करना चाह रही है। बेटियां भी बेहतर जीवन चाहती है जैसे लड़के चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो कह रहे कि मैं स्ट्रगल करने को तैयार हूं, पर तू मेहनत तो कर। मतलब मेहनत पे सत्ता लगाया जा सकता है ना, मेहनत पे कि अगर तू लड़ रहा है अपने जीवन के लिए, तो अपने ख्वाबों के लिए, तो आई कैन स्टिल चूज। पर अगर आई सी के तुझ में उतनी चाह ही नहीं है, तो मैं भी अपनी माँ जैसा जीवन नहीं चाहती, मैं भी अपनी माँ जैसा संघर्ष नहीं चाहती, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश करना चाहती हूँ। उनके कई ख्वाब पूरे नहीं हुए, मैं चाहती हूँ मेरे सारे ख्वाब पूरे हो, जो कि गलत नहीं हो उनकी तरफ से। तो हाँ, बट ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि प्रेम को पैसे की जरूरत लगती है। आप ट्रोल होंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस किताब में एक बहुत खूबसूरत लाइन है, लेकिन मैं उसको आखिरी सवाल करता हूँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी। जब किताब को पढ़ना शुरू किया, नाम जैसा है उससे लगता है प्रेम कहानियां हैं। किताब को पढ़ना शुरू किया, शुरू में प्रेम कहानियां ही आई, लेकिन फिर आगे कुछ कहानियां और आती हैं, वो कहानियां थोड़ी सी अलग होती हैं। विरासत फॉर एग्जाम्पल, ये पिता के मरने के बाद पिता और बेटे का प्रेम मरने के बाद उभर के आता है। एक भाई कहानी है जिसमें कि ऐसे भाई के लिए दुख है जो कि गर्भ में ही खत्म हो गया। तो रिश्तों के कई सारे और जो है उसमें एस्पेक्ट निकल के आए हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब थीम है प्रेम कहानी, तो प्रेम कहानियां ही चल रही होती हैं, रिश्ते हैं तो रिश्ते ही चल रहे होते हैं। तो ये उस थीम में फिट होते हुए लगी आपको? मतलब क्या सोच के लगा कि इस तरह की कुछ कहानियां भी इसका हिस्सा होनी चाहिए?
तो आशीष जी जो हमारे एडिटर है, उनके साथ जब पहला कॉन्वर्सेशन हो रहा था और मैंने पहला ड्राफ्ट भेजा था, तकरीबन 5-6 कहानी थी। तो उसमें विरासत, भाई, 3 मुलाकातें, पता नहीं और चिट्ठियां सारी। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेम पर थोड़ा फिर 4 कहानी और जोड़ दो और प्रेम के ऊपर किताब बना दो। पर मैं कहा मैं वैसा नहीं लिखना चाहता, मैं नहीं चाहता कि सारी कहानियां सिर्फ प्रेम पर हो, क्योंकि पहली किताब जो होती है ना, वो एक राइटर के पर्सपेक्टिव से भी उसका प्लेग्राउंड है। वो पूरा खुलकर देख लेना चाहता है कि वो क्या सब कर सकता है, और वो चाहता है कि रीडर भी उसकी सारी पोटेंशियल देख ले एक तरीके से। तो मैं अपनी किताब में सारा स्वाद डाल देना चाहता था, जो और सबका राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा अलग अलग है। जैसे चिट्ठियों का आपने कहा एक्सपेरिमेंटल एक अलग तरीका है, विरासत में थोड़ी भाषा बदल जाती है, भाई में थोड़ा इमोशन पर ज्यादा एक खेल आ जाता है। तो मैं दिखाना चाहता था कि ये सारे फ्लेवर्स है मेरे पास, और ये एज अ राइटर मैं खुद के लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है कि मुझे किस में मजा आया, और मैं देखना चाहता हूँ कि रीडर को भी किस चीज में मजा आया। तो ये मेरा एक्चुअली दूसरे किताब के लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि मैं किस तरीके से अपनी दूसरी किताब देखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता था कि यार लोग मुझे प्रेम के लिए जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो ये जाने कि मैं प्रेम के अलावा भी क्या सब लिख सकता हूँ, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब एक अच्छा प्रूफ है, एक अच्छा सबूत है वो दिखाने का कि प्रेम के अलावा भी मैंने बहुत सारे रिश्ते एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारे रिश्तों के बारे में समझा है, और उन्हें पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा उससे अलग चला गया। जी जी। मुझे अभी पढ़ते पढ़ते ध्यान आया कि आपकी सारी देश से बाहर पढ़ाई हुई, फिर यहाँ आने के बाद मुंबई में रहे, जी। इकोनॉमिक कैपिटल है। आप जो है जिस कम्युनिटी से आते हैं वहाँ भी हिंदी बहुत प्रचलित नहीं है जी। गुजरात जो आपका मूल वो रहा है जी। तो वहाँ भी हिंदी मूल भाषा नहीं है। तो ये अंग्रेजी की दुनिया के मूल रूप से आप आदमी हैं, वहाँ से आते हुए जब कहानियाँ आती हैं तो कहानियाँ आप हिंदी में लिखते हैं, कविताएं आप हिंदी में सुनाते हैं, तो हिंदी वाला प्रेम कहाँ से आया है? ये सवाल मेरे पिता भी मुझसे करते रहते हैं। हाँ। और मुझे इसका ठीक ठीक जवाब नहीं पता। मतलब मुझे नहीं पता कि हिंदी की तरफ मेरा कैसे इतना मतलब मैं हिंदी को इतना डायरेक्शन कैसे मिला है मुझे, क्योंकि आसपास टूटी हुई हिंदी ही बोली जा रही थी। जैसे बहुत वक्त तक मैं मुंबई में तेरे को मेरे को ही बोलता था, जो मुझे लगता था यही मेरी भाषा है, यही शायद पूरे हिंदुस्तान में बोली जा रही है, जब तक कोई आके करेक्ट करके नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज्यादातर दोस्त जो मेरे कम्युनिटी के नहीं थे, जो दूसरे शहरों से आए थे, उनकी हिंदी से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, थोड़ा उनकी भाषा मेरी भाषा में वापस मिल गई, क्योंकि मुंबई में वही होता है। आपकी हिंदी, मुंबई की हिंदी बेसिकली पूरे देश की हिंदी मिक्स एंड वैसा है। तो जब मेरे दूसरे दोस्त आए तो मैंने कोशिश की कि मैं सही हिंदी को अपनाने की थोड़ी कोशिश करूं, कि मैं सही में अपने शब्द बदलूं जिस तरीके से बात की जाती है वैसे, पर साथ ही साथ अपना स्वाद भी मेंटेन करूं कि अगर मैं कई बार तेरे को बोल देता हूं तो मैं सॉरी नहीं बोलता उसके लिए। ये तो बचपन की लर्निंग है, पर मैं कोशिश करता हूं कि मैं तेरे को ना बोलूं। बोल दिया तो बोल दिया। तो हाँ। आखिरी सवाल जी। किताब में लिखा हुआ है जिंदगी का जादू चलता रहे, इसका बुकमार्क भी बना है, जिंदगी का जादू चलता रहे, और पीछे लिखा हुआ है सही सवाल के इंतजार में कई बार जवाब थक जाता है। हालांकि मुझे तो जवाब ठीक मिले हैं सारे, लेकिन ये जो लाइन है जिंदगी का जादू चलता रहे जी। इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मेरा अपना एक है इसको पढ़ने के बाद, लेकिन आपने जब ये लाइन लिखी है और चूंकि बुक की शुरुआत इस लाइन के साथ होती है तो कुछ इसका बहुत डीप आपके लिए एक अर्थ होगा। तो जब किताब पूरी लिख दी थी ना, तो आई थिंक पब्लिशिंग के 4 दिन पहले, प्रिंट में जाने के 4 दिन पहले मैं एक फाइनल देख रहा था, और साथ ही साथ मैं उस वक्त दिव्य प्रकाश दुबे की एक किताब पढ़ रहा था, और उस किताब की शुरुआत में एक लाइन आती है। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार ये हर किताब में शुरुआत में एक लाइन आती है ना, कि वो एक मूड सेटिंग होती है। तो मैंने कहा अच्छा ये कोशिश करते। तो मैंने आशीष जी को फोन लगाया, मैंने कहा मैं एक लाइन सोचकर आज भेजता हूँ, और फिर मैं सोचने लगा कि किस बारे में होनी चाहिए वो लाइन। अब ये किताब में कहानियां इतनी अलग अलग चल रही है, एक कहानी मतलब एक लाइन जो इन सारी कहानियों को इनकैप्सुलेट कर ले वैसे भी कुछ होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा था, और उतने में ना मेरे दिमाग में आया कि यार एक जादू है लाइफ का,
मुझे सिर्फ जादू दिमाग में चिपक गया कि यार मुझे जादू के अराउंड कुछ लिखना है, जादू के अराउंड कुछ लिखना है। और मैं अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा हूँ जादू के बारे में, जादू के आसपास कुछ कहना है ये वो। तो उसने कहा कि जिंदगी के जादू के बारे में कुछ कहो। तो मैं कहा जिंदगी का जादू तो बहुत खूबसूरत बात है, मतलब वो अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि हर अगला दिन एक जादुई दिन ही है। मतलब वो पुराने दिन जैसा बिल्कुल नहीं है, या तो आज से बदतर हो जाएगा या तो आज से बेहतर हो जाएगा, पर वो हमेशा कुछ नया कर रहा है आपके साथ। तो मैंने सोचा यार जिंदगी का जादू चलता रहे, कि द होल कॉन्सेप्ट वाज कि आपका दिन बुरा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, कैसा भी जा रहा है, पर अगला दिन आज के मुकाबले बहुत अलग होने वाला है। तो उस दिन की अपेक्षा में भी थोड़ा खुश रहना हमें सीखना चाहिए, कि अगर आज लगता है कि आज मामला थोड़ा बिगड़ गया, तो अपेक्षा होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए कि कल कुछ बेहतर हो सकता है। आज बेहतर चलते जा रहा है, तो उसके अंदर घमंड नहीं आ जाना चाहिए कि अब मैं हर दिन अच्छा निकाल सकता हूँ। तो आपको एक थोड़ी सी तैयारी रहती है कि अगर बुरा दिन आया तो मैं उसे कैसे संभालूंगा। तो जिंदगी का जादू चलता रहे, वैसे बना मेरे लिए। वाह। तो जिंदगी का जादू जो है इस किताब में भी नजर आता है। जब मैंने ये सवाल पूछा था कि सिर्फ प्रेम कहानियां क्यों नहीं, और मुझे उसको पढ़ते हुए ये लगा कि सिर्फ प्रेम कहानियां होती तो जिंदगी का वो जादू नहीं आता जो कि बाकी कहानियों के साथ आया। क्योंकि वो सारे कहानी, अगर इसको प्रेम कहानी किताब न कहें बल्कि रिश्तों की किताब है। कहीं भाई का प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम है, तो उसी तरह से प्रेम भी इसके अंदर है जो दो लोगों के बीच में होता है। तो तमाम तरह के रिश्ते इस किताब में बड़ी खूबसूरती से जिंदगी के जादू को बताते हुए आती हैं। किताब का नाम है 3 मुलाकातें और कुछ अन्य कहानियाँ। लेखक हैं याह्या बूटवाला, जिनके साथ हम बात कर रहे थे। युवान बुक्स अनबाउंड स्क्रिप्ट का वहाँ से किताब आई है। कीमत है 249 रुपये, और हर उस जगह पे जहाँ किताबें मिलती हैं वहाँ ये किताब आपको मिल सकती है। पढ़ें, मैंने कहानियाँ पढ़ी, मज़ा आया, आपको भी मज़ा आएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है हमें। तो यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और दिल्ली के टैक्सी वालों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हम लोग जो है ऐसे ही हो चुके हैं। नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये कॉन्वर्सेशन के पहले आपने पूरी किताब पढ़ ली, तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू था उस किताब के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया उतनी मेहनत करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको किताब पसंद आई। बट हाँ, ये बातचीत मुझे बहुत मज़ेदार रही मेरे लिए। तो अगर ये बातचीत आपको भी मज़ेदार लगी है तो इस बातचीत को अपने पास नहीं रखना है, इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। दैनिक जागरण हिंदी है हम।